गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संसद के बारे में। और ब्रिटिश संसद में आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है लोक सदन की रचना एवं शक्तियाँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक लॉर्ड सभा और एक लोक सदन। जो लॉर्ड सभा है वो उच्च सदन है और लोक सदन जो है वो निम्न सदन है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होती है निम्न सदन, वैसे ही ब्रिटेन में लोक सदन होता है। तो आज हम लोक सदन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं इसकी सदस्य संख्या, कि इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है। तो देखिए, वर्तमान में जो लोक सदन की सदस्य संख्या है वो है 646। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कई बार आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है कि भाई वर्तमान समय में लोक सदन के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है 646 वर्तमान समय में लोक सदन के सदस्यों की संख्या है। अब देखिए, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं लोक सदन के। तो लोक सदन के सदस्य चुने जाते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर। और ब्रिटेन में भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त हर स्त्री और पुरुष को मताधिकार का अधिकार है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई जाती है, अर्थात जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये सदस्य चुने जाते हैं। इसके लिए साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई जाती है और मतदान भी गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होते हैं, सेम उसी तरीके से ब्रिटेन में लोक सदन के सदस्य चुने जाते हैं। देखिए, ब्रिटेन में जो एक सदस्य होता है लोक सदन का, वो रिप्रेजेंट करता है लगभग 75,000 मतदाताओं को। अब हम देखते हैं कि लोक सदन का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना जरूरी है। तो पहली चीज़, वो ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है। देखिए, यहाँ हम इसको लोकसभा से कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। और ब्रिटेन में लोक सदन का सदस्य बनने के लिए आयु है 21 वर्ष। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर 25 साल है और ब्रिटेन में लोक सदन का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। इसके बाद मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो। कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। भारत के समान ही जैसे भारत में होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हो वहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम हो, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी ये है कि जो व्यक्ति लोक सदन का सदस्य बनना चाहता है, जरूरी नहीं कि वो जहाँ से चुनाव लड़ रहा है उसी निर्वाचन क्षेत्र का वो रहने वाला हो। वो पूरे ब्रिटेन में कहीं का भी नागरिक हो सकता है। बस ये ज़रूरी है कि वो ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो, किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम हो और वो कहीं से भी इसका चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए 1957 में एक अधिनियम बनाया गया था वहाँ पर, जिसको हम कहते हैं 1957 का लोक सदन अयोग्यता अधिनियम। इसके अनुसार कुछ सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इस अधिनियम में ये कहा गया है कि उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड चर्च के पादरी, रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी, स्कॉटलैंड तथा ब्रिटेन के पीयर, सरकार से ठेका लेने वाले व्यक्ति तथा राजमुकुट के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्ति लोक सदन के चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते। यानी कि 1957 का जो लोक सदन अयोग्यता अधिनियम बना, उसके अनुसार इन सदस्यों को या इन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है। कौन कौन है ये? इसमें पादरी शामिल है, पीयर शामिल है, सरकार से ठेका लेने वाले व्यक्ति शामिल है और राजमुकुट के अधीन पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। तो इनके अलावा बाकी अन्य ब्रिटेन का कोई भी नागरिक लोक सदन का सदस्य बन सकता है और उसके चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं विशेषाधिकार। देखिए क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं
और ये जैसे जब हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ भी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो उसी तरीके से ब्रिटेन में भी जो लोक सदन के सदस्य हैं उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो आइए देखते हैं उन्हें क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। जो लोक सदन के सदस्य हैं उन्हें लोक सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और उनके द्वारा कही गई किसी बात के लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि सदन के अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोक सदन के सदस्यों को सामूहिक रूप से ब्रिटेन के सम्राट के पास पहुंचने का अधिकार है, अर्थात वो स्पीकर के माध्यम से अपनी बात सम्राट तक पहुंचा सकते हैं। लोक सदन के सदस्यों को अपनी कार्यवाही पर नियंत्रण का अधिकार है और इसके लिए यदि सदन चाहे तो वो अपनी गुप्त कार्यवाही भी चला सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसको दंडित भी कर सकता है। इसके अलावा जो लोक सदन है वो किसी सदस्य की अयोग्यताओं के बारे में निर्णय दे सकता है और यदि उसे लगे कि कोई सदस्य चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है तो वो उसकी सदस्यता भी रद्द कर सकता है, उसका चुनाव भी रद्द कर सकता है। अब हम कार्यकाल की बात करें तो देखिए कार्यकाल होता है 5 ईयर्स। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल है, ब्रिटेन में भी लोक सदन के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल है और इस कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है, जैसा कि वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो सम्राट है वो लोक सदन को 5 साल से पूर्व भी भंग कर सकता है। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा हमारे देश के जैसा ही है, जैसा हमारे यहाँ पर लोकसभा में है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है और लोकसभा को समय से पूर्व विघटित भी किया जा सकता है। अब हम बात करें लोक सदन के पदाधिकारी। तो देखिए लोक सदन का जो पदाधिकारी है सबसे पहला तो है अध्यक्ष, और अध्यक्ष जिसे कि कहा जाता है स्पीकर। अगर हम स्पीकर की बात करें तो देखिए जो ब्रिटेन का स्पीकर है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो मानी जाती है वो मानी जाती है उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता। अर्थात ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में जो स्पीकर है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं होता और ये माना जाता है कि जो स्पीकर है वो अपना कार्य निष्पक्ष होके करेगा। हो सकता है कि चुनाव से पहले वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, लेकिन स्पीकर बनने के बाद उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं किया जाता और ये ब्रिटिश राजनीति की हम कहें कि एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है कि ब्रिटेन में स्पीकर का जो पद है वो बहुत सम्मान का माना जाता है और उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं किया जाता। अब उसका जो चुनाव होता है उसका चुनाव भी सर्वसम्मति से ही किया जाता है। देखिए चुनाव करने का जनरली तरीका ये होता है कि प्रधानमंत्री और विरोधी दल का जो नेता है, विरोधी दल का जो अध्यक्ष है वो आपस में मिलकर विचार विमर्श कर लेते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते हैं जो कि बहुमत दल और विरोधी दल दोनों को ही मान्य हो। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति का नाम ही प्रस्तावित किया जाता है और सभी लोग सर्वसम्मति से उसका चुनाव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो ब्रिटेन का स्पीकर है और अमेरिका का स्पीकर दोनों में बहुत अधिक अंतर है, क्योंकि अमेरिका में तो जो स्पीकर है वो माना जाता है कि वो बनने के बाद भी पूरी तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड रहता है, लेकिन ब्रिटेन का जो स्पीकर है वो निर्दलीय माना जाता है, निष्पक्ष माना जाता है और इसीलिए उसका चुनाव भी सर्वसम्मति से होता है। और देखिए ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन गया है वो जब तक चाहे तब तक पुनर्निर्वाचित भी होता रहता है। अब हम देखें कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके क्या कार्य है। तो सबसे पहला कार्य है लोक सदन का सभापतित्व।
कि वो लोक सदन का सभापति है और सभापति के रूप में वो लोक सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। वो इस बात का निर्णय करता है कि सदन में कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे, कौन से संशोधनों को स्वीकार किया जाएगा, किसी विषय पर मत लेना, परिणामों की घोषणा करना, ये सारे कार्य स्पीकर ही देखता है। नेक्स्ट है वाद विवाद का सभापतित्व करना। जब लोक सदन में वाद विवाद होता है किसी विधेयक पर, तो उस समय जो लोक सदन की अध्यक्षता है वो स्पीकर ही करता है। तो किन सदस्यों को बोलने के लिए कहना है, किन सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित करना है, किस क्रम से आमंत्रित करना है, ये सब निर्णय स्पीकर द्वारा ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वाद विवाद को सीमित करना। स्पीकर को यह भी अधिकार है कि जब उसे लगे कि किसी विषय पर बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है तो वो वाद विवाद को समापन करने का आदेश भी दे सकता है। और देखिए इस बारे में अध्यक्ष को एक अधिकार प्राप्त है जिसे हम कहते हैं कंगारू समापन। कंगारू समापन में क्या होता है कि अध्यक्ष ये कह सकता है कि जो पूरा विधेयक है या उस पर जो भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उनके बजाय विधेयक के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट संशोधन है उन्हीं पर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये डिसीजन भी लोकसभा का स्पीकर ले सकता है संपूर्ण सदन की समिति के अध्यक्ष के साथ मिलकर। नेक्स्ट है सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो जब भी लोक सदन की कार्यवाही संचालित होती है तो लोक सदन में व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, ये भी स्पीकर का ही दायित्व होता है। और अनुशासन बनाए रखने के लिए जो भी डिसीज़न वो लेना चाहे वो डिसीज़न वो ले सकता है। वो किसी सदस्य को बाहर जाने का आदेश भी दे सकता है या किसी पर अनुशासनहीनता के मामले में उस पर कार्रवाई करते हुए उसको निलंबित भी कर सकता है। नेक्स्ट है नियमों की व्याख्या करना। लोक सदन से संबंधित जो नियम होते हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार भी स्पीकर के पास ही होता है। नेक्स्ट है वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करता है लोकसभा स्पीकर। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इस पर निर्णय लेने का अधिकार होता है लोकसभा के स्पीकर को। फिर है निर्णायक मत देने का अधिकार। देखिए सामान्य परिस्थितियों में स्पीकर अपना मत नहीं देता है, लेकिन यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोटिंग होती है, मतलब यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत पड़े हो, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर का मत ही निर्णायक मत माना जाता है। अब हम बात करते हैं लोक सदन की शक्तियां कि लोक सदन के पास क्या क्या शक्तियां हैं। 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। पहला विधायी शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति और फिर कार्यपालिका शक्तियां। पहली बात हम करते हैं विधायी शक्तियों की। देखिए साधारण विधेयक की अगर हम बात करें तो जो साधारण विधेयक होते हैं वो ब्रिटेन में किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ब्रिटेन में 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद वित्त विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त हो गई है, क्योंकि जब लोक सदन किसी विधेयक को पारित करके लॉर्ड सभा के पास भेजता है और लॉर्ड सभा उसे स्वीकार कर देती है तो लोक सदन को उसे दोबारा पारित करने का अधिकार प्राप्त है। और जो लॉर्ड सभा है उसके पास विचार करने का समय होता है पूरा 1 वर्ष। तो अगर 1 वर्ष की अवधि में लॉर्ड सभा इसे पारित कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज 1 साल बीत जाने के उपरांत ये बिना लॉर्ड सभा की परमिशन के ही पारित मान लिया जाता है। यानी कि विधायी शक्तियों में जो सारी पावर्स हैं वो प्रैक्टिकली लोक सदन के पास ही है। लॉर्ड सभा केवल किसी विधेयक को 1 वर्ष तक रोके रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद हम बात करें वित्तीय शक्तियों की,
तो देखिए, वित्तीय शक्तियों में वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, और जो दूसरा सदन है यानी कि लॉर्ड सभा, वो वित्त विधेयक को 1 महीने तक उस पर विचार कर सकती है। और यदि 1 महीने की समय अवधि बीत जाती है तो वो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में उसे लोक सदन ने पारित किया था। यानी कि लॉर्ड सभा को उसे अस्वीकार करने का या उसमें संशोधन प्रस्तावित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर हम बात करें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की, तो देखिए, ब्रिटेन में चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पर जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है वो लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी है, लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो जो लोक सदन के सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं उनके खिलाफ, काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, और यदि वो चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को पद से हटा भी सकते हैं। तो लोक सदन के पास ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है कि लोक सदन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास पारित कर सकता है। अगर हम लॉर्ड सभा की बात करें तो देखिए, जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न या पूरक प्रश्न तो पूछ सकते हैं, लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हमने ये देखी, लोक सदन की शक्तियां देखी हमने, और हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ब्रिटेन में अगर हम पार्लियामेंट की शक्तियों की बात करें तो वास्तविक शक्तियां जो है वो लोक सदन के पास ही है। थैंक यू।